हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाहरी जननेंद्र के बारे में पढ़ा था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देन हम लोगों ने शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन में हार्मोन किस तरह से रोल प्ले करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, बताए थे जो आपका पेनिस है वो क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो एक विशेष प्रकार के उत्तक से बना होता है, जो उसको क्या करता है, संहनन में मदद करता है। संहनन मतलब होता है इरेक्शन, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस में इरेक्शन होना चाहिए। देन स्पर्म आसानी से क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि मादा जनन पथ में स्थानांतरित हो जाएगा। देन हम लोग पढ़े थे शुक्राणु जनन। याद रखिएगा, शुक्राणु जनन में हम आपको पढ़ाया था कि एक स्पर्मेटोगोनिया सेल होता है जो कि द्विगुणित होता है। सबसे पहले उसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। देन उसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होगा, यानी कि उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में वृद्धि होगा। देन मियोसिस फर्स्ट, यानी कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। देन द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, बनेगा शुक्राणु परशु। देन क्या बन जाएगा, शुक्राणु। हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं कि हार्मोन किस तरह से रोल प्ले करता है, और एक है शुक्रजनक नलिका के आरेखीय काट का एक दृश्य। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। शुक्रजनक नलिका का आरेखीय काट देखिए कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये आपको नजर आ रहा है शुक्राणु जन, ये सट्टोली कोशिका। बताइएगा सट्टोली कोशिका का काम क्या होता है। बताए थे आपको कि सट्टोली कोशिका क्या करेगा, शुक्राणु को पोषण प्रदान करेगा। देन ये प्राथमिक शुक्र कोशिका होता है, ये द्वितीयक शुक्र कोशिका। देन शुक्राणु परशु फाइनल क्या बनता है, शुक्राणु। तो आसान है डायग्राम, आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं शुक्राणु जनन में हार्मोनल नियंत्रण। आप इससे पहले भी पढ़े होंगे कि ये सारा खेल किसका है जी, हार्मोन का ही। अब में जो अलग अलग प्रकार की चेंज, अलग अलग प्रकार की भावनाएं को आप जो व्यक्त कर रहे हैं एज के साथ साथ, ये सब क्या है, हार्मोन के चलते हो रहा है। तो ये देखिए किस तरह से हार्मोन रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ लिखा गया क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ग्लैंड होता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि ग्लैंड क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रेट करता है। आप पढ़े होंगे कि ग्लैंड 3 प्रकार का होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं, जो डक्टलेस होता है, यानी कि क्या करेगा, डायरेक्ट सिक्रेशन अपना ब्लड में करेगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के साथ करेगा, हेट्रोक्राइन जो डक्ट और बिना डक्ट के भी करेगा। तो ये हाइपोथैलेमस हमारा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये किस रीजन में पाया जाता है, ब्रेन रीजन में। आप अलग अलग ग्लैंड के बारे में पढ़े होंगे, जैसे कि ब्रेन रीजन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल ग्लैंड हो गया। नेक रीजन में आइएगा आपको थायराइड ग्लैंड मिलेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। लंग्स रीजन में थाइमस ग्लैंड मिलेगा। देन आपका टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, अलग अलग प्रकार के ग्लैंड होते हैं। अगर हम क्लास 11 शुरू किए तो हम आपको पढ़ाएंगे पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। अभी आइए हम पढ़ते हैं। तो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, ब्रेन रीजन में। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये समझिए। हाइपोथैलेमस का हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं GnRH। हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। जबकि हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करेगा। तो इस हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके एंटेरियर पिट्यूटरी पर ग्लैंड पर काम करेगा, यानी कि अग्स पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को भी दो भाग में बांटा गया, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर, यानी कि अग्स और पश्च पीयूष ग्रंथि। जब ये GnRH काम करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो यहाँ से रिलीज होगा FSH और LH। FSH का पूरा नाम क्या होता है, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का नाम है लुटिनाइजिंग हार्मोन। आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बताइए GnRH का पूरा नाम क्या होता था। आप याद रखिएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH का फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, आपके सट्टोली सेल पर काम करेगा और मेल जर्म सेल पर काम करेगा। आपको पता है कि सट्टोली सेल क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। शुक्राणु को मेल जर्म सेल क्या करेगा, नर जर्म कोशिका क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करेगा। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देखे होंगे। उसके बाद क्या होता है LH का पूरा नाम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये किस पे काम करेगा जी, लीडिंग सेल। हम आपको बताए थे लीडिंग सेल से क्या स्रावित होता है, एंड्रोजन नामक हार्मोन संश्लेषित होता है, या जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो समझ में आ रहा है किस तरह से हार्मोन रोल प्ले कर रहा है। ये हाइपोथैलेमस एक बार और समझ लेते हैं। ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर काम करेगा, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। यहां से हार्मोन निकलेगा FSH, LH, लीडिंग सेल पर, यहां से हार्मोन संश्लेषित हो जाएगा। तो समझ गए शुक्राणु जनन में हार्मोन का किस तरह से नियंत्रण होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
शुक्राणु का संरचना क्या होता है, देन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाने के बाद आपका होमवर्क रहेगा कि आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं। आपके एनसीईआरटी का एक एक लाइन कवर हो गया होगा, अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। आपको क्या करना, बोर्ड में हो चाहे नीट में हो, कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शुक्राणु का संरचना। तो आइए, नर जनन तंत्र का लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु का संरचना। आइए देखिए शुक्राणु का संरचना। शुक्राणु का जो संरचना है इसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। देखिए क्या है, शीर्ष है, ग्रीवा है, मध्यखंड है और टेल है। कहते हैं ये आपका अग्रपिंडांड में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, मूवमेंट में मदद करता है। आगे देखिए क्या लिखा है, ये केंद्रक है, गुणसूत्री पदार्थ इसमें पाया जाता है। क्या लिखा है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। ये जो बीच वाला पार्ट है, आपसे पूछा जाएगा बताइए क्रोमोसोम के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तब याद रखिएगा मध्य खंड में, यानी कि मिडिल पोर्शन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है ताकि वो आगे मूव कर सके, यानी कि तैर सके। देखिए क्या लिखा है, सूत्रकर्णिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल नाम सुनेंगे आप लोग। यह तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद ये क्या पूछ, ये भी क्या करता है, उसको चलने में मदद करता है। नजर आ गया आपको शुक्राणु का संरचना। नीचे देखिए नोट में कुछ लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या लिखे, इन वन एजुकेशन, यानी कि एक बार जब आप स्पर्म यानी कि सीमेन निकालते हैं, आप स्पर्म नहीं निकालते, आप सीमेन निकालते हैं, उसमें क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा भी होता है और शुक्राणु भी होता है। तो याद रखिएगा आपसे कि हम लोग सीमेन निकालते हैं, स्पर्म नहीं निकालते हैं। जब एक बार आप निकालते हैं तो उस समय 2.5 से लेकर के 5 ml सीमेन एजुकुलेट होता है। समझ रहे हैं, 2.5 से 5 ml एक बार में निकलता है और फिर वहाँ सब आ जाएगा पापा पापा। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, जिसमें 200 से 300 मिलियन यानी कि 20 से 30 करोड़ क्या होता है, शुक्राणु उपस्थित होता है। अब समझ सकते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कंपटीशन फेज करके आगे यहाँ धरती पर आए हैं। कितना, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु उपस्थित होता है। तो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु कंपीट करता है एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। बाय चांस मिस्टेक से एक ओवम फर्टिलाइज करता है, देन क्या होता है, फर्टिलाइज यानी कि निषेचन की प्रक्रिया होता है, देन प्रेगनेंसी कंसीव होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है माँ के गर्भ में भी। आगे देखिए क्या लिखे हैं, जिसमें से 60% जो शुक्राणु है उसका आकार ठीक ठाक होना चाहिए। उसके बाद 40% जो है एकदम तेजी गति से जाना चाहिए ताकि फर्टिलाइज कर सके। तो नज़र आ रहा है एक बार में कितना निकलेगा, 20 से 30 करोड़। कंपटीशन बताइए कितना ज़्यादा यहाँ है। तो आपको घबराना नहीं है, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करिए। आजकल देखा जा रहा है टीनेजर्स में कि तैयारी कर रहा है, कोई भी रीज़न हो सुसाइड कर लिया जा रहा है। सुसाइड करना थोड़ी ना ऑप्शन है, आप तैयारी कीजिए, ठीक है हुआ ठीक है, नहीं तो कुछ और करना है जीवन में। आपके मरने से आपके जीने से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप लोग से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपके पास भगवत गीता अवेलेबल है तो आप पढ़िए। उसमें देखिए आप लिखा होगा एक श्लोक जो कि शरीर के बारे में लिखा गया। शरीर के अंदर क्या है, आत्मा। ये शरीर क्या है, ये तो खोखला है। तो आत्मा के बारे में लिखा गया है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक ना चैनम क्लेदंत्यापो ना शोषयति मारुता। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है इसको ना ही शस्त्र काट सकती है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही हवा सुखा सकती है, ना ही जल गीला कर सकती है। यानी कि वो अजर और अमर है। यानी कि आपका शरीर क्या है, खोखला है। तो आप किसी के भी चक्कर में या किसी भी कंडीशन में आपको अपना जीवन लीला समाप्त नहीं करना है। इससे कोई फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। बहुत से बहुत आपके माता पिता एक मंथ रोएंगे, फिर ये इस दुनिया में अपना क्या हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। तो खास करके जो स्टूडेंट है, जो बाहर रह के पढ़ रहे होते हैं, जिस पे अलग अलग प्रकार का प्रेशर होता है, खुद को हैंडल करना है, कंपटीशन फेस करना है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको मरना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा होगा ही। आप सिर्फ तैयारी कीजिए, अपने काम में बिजी रहिए। देखा गया जनरली जो सुसाइड होता है आजकल जनरली रिलेशनशिप में होता है। फालतू का रिलेशन बनाए जा रहे हैं। डिप्रेशन हो गया, बाहर पढ़ने निकला है, माता पिता का पैसा लगा है, नहीं हो पाया तैयारी, अंतिम समय आ जाता है एग्जाम का, प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। मर जाइए, आपके मरने से किसको फ़र्क पड़ने वाला, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप मर जाइएगा तो आपके 13वें दिन में जब भोज होता है तो गरम गरम पूरी मांगा जाता है और आपको लगता है कि हमारे रहने या न रहने से किसी को फ़र्क पड़ जाएगा। किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे तो फिर आप समझिए बहुत भोले हैं। इस मेटीरियलिस्टिक रेस भरी दुनिया में अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हमारे बारे में 4 लोग क्या सोचेंगे तो फिर आप बहुत भोले हैं। जितना जल्दी हो जाए इस भ्रम से आप बाहर निकल जाइए। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
अब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। आपका काम क्या है, आप लेक्चर अटेंड करिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हम प्लेलिस्ट बना दी, आप शुरू से लेक्चर देखना शुरू किए, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन से लेक्चर 1, 2, 3, 4 देखिए, देन 5 पाइए। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़िए, यहाँ से नोट्स बनाइए अच्छे से। आप जाके एनसीईआरटी पढ़िए, आपका एनसीईआरटी का एक लाइन कवर हो जाएगा। आप नीट का क्वेश्चन सोल्व करिए, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व करिए, आपसे आसानी से हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एक बार और रिपीट करके लेक्चर दे सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी को 480 या 720 पर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हम खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे एक PYQ यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बोर्ड में चाहे नीट में, वो करने का। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र के बारे में। तो लिख लीजिए इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिजी रहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना, अगर खुश रहना तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपको बिजी रहना है। फालतू का रिलेशन नहीं बनाना है। हमारी संस्कृति सभ्यता में बताया गया कि 16 संस्कार होते हैं। तभी हम लोग किस एज ग्रुप में हैं, अभी हम लोग विद्यार्थी जीवन होते हैं। अभी हमारा समय होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। फिर आगे चल के आप गृह जीवन में प्रवेश करिएगा, आपका शादी हो जाएगा, बाल बच्चा होगा, एंजॉय करिएगा जीवन। तभी आपको सिर्फ पढ़ना है, इधर उधर में नहीं फंसना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।